सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, काफी सारे टॉपिक्स जो है मैंने कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट आर स्पेसीज। स्पेसीज क्या होते हैं ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखो, स्पेसीज वेयर कंसिडर्ड टू बी दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग द डार्विन्स टाइम दैट कुड सेक्सुअली इंटरब्रीड एंड द प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट वेयर वायबल। देखो इसका मतलब क्या है। देखो, स्पेसीज जो हैं, हम लोग स्पेसीज के अंडर में उनको कंसिडर करते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं जो कि डार्विन के टाइम और डार्विन के टाइम से पहले और डार्विन के टाइम के बाद भी क्या करते हैं, वो सेक्सुअली क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। मतलब अपने जनरेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी में जिनके पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या है, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। वो रिप्रोड्यूस करके क्या कर सकता है, अपने जनरेशन को जो है आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज जो है बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरब्रीड सेक्सुअली इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना रिप्रोडक्शन किसके बेसिस पर करते हैं, इंटरब्रीड सेक्सुअली, उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट जो है बोला जाता है। Darwin was concerned regarding this definition as he had observed several species of the tortoise, reptile, etc. that could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. डार्विन ने कई सारी चीजें ऐसी नोटिस की, जैसे टोर्टोइज की, रेप्टाइल्स की, वो दैट कुड इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद क्या होता है, उनमें कई सारे वेरिएशंस जो है आ जाते हैं और अपने पुराने वाले स्पेसीज से जो है नए जो स्पेसीज आते हैं उनमें नई नई तरीके की क्या होती है, क्वालिटीज होती है, उनसे पुराने वालों से बेटर होती है। तो डार्विन ने क्या सोचा कि जो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको उसी फैमिली में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक नया स्पेसीज जो है मानेंगे, ऐसा डार्विन ने बोला। उसके बाद देखो, थ्रू द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज हैज हेल्प टू ऑर्गेनाइज देम अंडर द स्केमा ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम 2 किंगडम टू 5 किंगडम। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो बायोलॉजिकल स्पेसीज से हमको पता चला कि जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को पहले दो पार्ट में समझते थे, जिसको हम लोग किंगडम बोलते थे। दो किंगडम में, एक एनिमल वाला किंगडम और एक प्लांट वाला किंगडम, इस तरीके से पढ़ते थे। लेकिन बाद में जब डार्विन की थ्योरी आई, जैसे और भी अदर साइंटिस्ट लोगों ने अपना आइडिया प्रपोज किया, तो उसके बाद से हम लोग क्या किए, जितने भी स्पेसीज थे उसको 2 किंगडम से हम लोग ने हटाकर किसमें किया, 5 किंगडम में जो है इनके क्लासिफिकेशन जो है किया। It has not helped us organizing the group of organisms like bacteria etc. that reproduce sexually. लेकिन इसने हमको हेल्प उन ग्रुपों के लिए नहीं किया जो कि असेक्सुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते। इससे हमको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले को ही हम लोग क्लासिफाइड जो है कर पाए थे। आगे देखो, डार्विन हैड बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ वेरिएशन कम टू ऑकर अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे वेयर इंटरब्रीड। डार्विन ने एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो जानने की ये कोशिश करता था कि किस तरीके से ये जो बैक्टीरिया होती है, किस तरीके से जो स्पेसीज होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को इंटरब्रीड करते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद उनमें किस तरीके से नए नए वेरिएशन जो है आते हैं। He had conducted extensive experiment on plants like mirabilis। ये जो होता है इस पर बहुत सारे उसने क्या किया, डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया ताकि इंटरब्रीड को वो समझ सके, इनहेरिटेड को वो समझ सके। एंड एनिमल्स लाइक पिजन्स कबूतर वगैरह में इसने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि पता लगा सके कि एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। Quite unknown to him, a contemporary of Darwin, Greater John Mendel actually described the process by the extensive experiment that we shall study in chapter 15। तो डार्विन तो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनहेरिटेंस के बारे में बताने में कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्वालिटी किस तरीके से ट्रांसफर होती है। लेकिन एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन मेंडल। तो जॉन मेंडल ने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से जो है समझाया था, और जॉन मेंडल ने जो समझाया था उसको हम लोग अभी मेंडल्स थ्योरी भी बोलते हैं। उसको चैप्टर 15 में जो है हम लोग हेरिडिटी वाले चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से बायोलॉजी में डार्विन एक बहुत बड़ा नाम है, उसी तरीके से जो मेंडल है वो भी बहुत बड़ा एक नाम है, जिन्होंने हमको इनहेरिटेंस के बारे में जो है बताया था। अब यहाँ पर देखो,
व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर लीड्स टू चेंजेस इट्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। मतलब किसी के पॉपुलेशन में चेंज क्यों होता है, क्योंकि उनमें वेरिएशन होता है। और वेरिएशन किसके कारण से होता है, नेचर में जो है नेचर के कारण होता है। Thus, a new population of species emerges from an old one by the process of natural selection. और नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो नए स्पेसीज जो बनते हैं वो पुराने स्पेसीज से ही क्या होते हैं, इनहेरिटेड होकर जो है बनते हैं। सेकेंड है a lot of effort is put into collecting facts and evidence and test them before the proposing a theory। मतलब कोई भी थ्योरी अगर आपको प्रपोज करनी है तो उससे पहले आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप थ्योरी क्या कर सकते हो, एक प्रपोज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और एक थ्योरी बना दिए, तो वो थ्योरी ऐसी ही नहीं बनती, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत जो है होती है, जो कि डार्विन ने की थी। डार्विन ने किया था कि नहीं, वो अपनी जर्नी पे कब निकला था, आई थिंक 1841 के आसपास से वो निकला था और लगभग लगभग 4 से 5 सालों तक उसने पूरा का पूरा घुमा था, तब जाकर उसने डार्विन थ्योरी जो है बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट है देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमंस। मतलब अगर आपको किसी स्पेसीज में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको डालने हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑकरिंग इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन by changing its mainly environment condition is called the natural selection। मतलब natural selection ये इस तरीके का वेरिएशन होता है जिसमें ह्यूमन का जो है कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ह्यूमन यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करता है, नेचर या इन्वायरमेंट अपने आप में चेंज करके क्या करता है, स्पेसीज में जो है चेंजेस जो है लाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिजम्स और स्पेसीज बिकम बेटर सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट। एडेप्टेशन के कारण क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं और अच्छे से जो है क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को सूट करते हैं एडेप्टेशन के कारण। उसके बाद देखो सिक्स्थ क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग वाइबल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड द स्पेसीज। मैंने आपको बताया था स्पेसीज क्या होते हैं, जो कि सेक्सुअली अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज जो है बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि दिस डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरब्रीड सेक्सुअली इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट जो है हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट उसमें नेम द प्रोसेस थ्रू विच द मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग वाज एक्वायर्ड। जो आज के डेट में नए नए डॉग जो होते हैं, मॉडर्न डॉग्स, उनमें ब्रीडिंग करके क्या किया जाता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो डाले जाते हैं, जैसे उनकी हाइट, उसके कलर, तो ये क्या कहलाता है, तो आंसर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंज करना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो है उनके फीचर्स चेंज करने पड़ेंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। उसके बाद फोर लिम्स ऑफ डॉग्स एंड sheep आर वॉकिंग, whales फॉर स्विमिंग एंड that फॉर bat फॉर द फ्लाइंग, ऑल these आर द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजस। होमोलॉजस मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का ओरिजिन सेम होता है। मतलब पार्ट्स जो होते हैं वो ओरिजिनली सेम चीजों से बनते हैं, लेकिन पार्ट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है होता है। तो इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉजस बोलते हैं। तो होमोलॉजस में क्या होता है, जो पार्ट्स का जो ओरिजिन होता है वो एक होता है, लेकिन अलग अलग स्पेसीज में उसका काम जो है अलग अलग होता है। जैसे डॉग में जो होता है फोर लिम्स का काम कुछ और होता है, सीप में कुछ और होता है, उसके बाद जो वेल्स होते हैं उसको स्विमिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये सबके सब एक ही है, पार्ट्स क्या है यहाँ पर, फोर लिम्स एक पार्ट है, अब इसका ओरिजिन सबका सेम है, लेकिन ये सीप के लिए कुछ और काम करेगा, डॉग के लिए कुछ और काम करेगा, वेल्स के लिए कुछ और काम करेगा। तो होमोलॉजस क्या समझ में आया, पार्ट तो एक ही होगा लेकिन अलग अलग स्पेसीज में उसके फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एनालॉजस क्या होता है, जस्ट उल्टा, यहाँ पर क्या होंगे, पार्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पार्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस चीज को याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। पहले वाले में क्या है, एनालॉजस में पार्ट्स जो है वो डिफरेंट है और फंक्शन कॉमन है, और होमोलॉजस में क्या है, पार्ट्स एक है और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये एनालॉजस और होमोलॉजस का डिफरेंस है, आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, इसका जो होता है ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद आगे देखो, while the proposing his theory डार्विन was influenced by, डार्विन जो है किसके थ्योरी से इन्फ्लुएंस था, तो अपने ऑब्जर्वेशन से, जिसने उसने 5 साल तक जो ऑब्जर्वेशन किया था उसी से वो इन्फ्लुएंस होकर अपनी थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, fill in the blanks, a group of organisms which can interbreed sexually reproducing viable offspring is known as species, जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पेसीज बोला जाता है। उसके बाद देखो, डिफरेंट अमंग बीक्स ऑफ द फिंचेस सो द, अगर जिनमें जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उनमें उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, वैरायटी होगी, तो वैरायटी अमंग देम। सम बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमिसिन करके। द रीजन बिहाइंड इज, उनमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जो होता है डेवलप हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी बैक्टीरियल वाले कंडीशन पर भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उनमें एक नेचुरल रेजिस्टेंस जो है आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो अलग अलग जगह पर भी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन पर भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। जैसे जो हमारे आर्मीज होते हैं, जैसे हमारे जो आर्मी है वो क्या होते हैं, सियाचिन एक ग्लेशियर है, आपने सुना होगा सियाचिन के बारे में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन के आसपास, लद्दाख के आसपास है सियाचिन रीजन। वहां का जो टेम्परेचर होता है वो -70 डिग्री सेल्सियस होता है। और नॉर्मल आप लोग जो अपने घरों में रहते हो, मतलब उसका टेम्परेचर नियरली कितना होता है, 25 to 30। ठंडी के दिनों में जब टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाता है तो आपको इतने सारे जैकेट स्वेटर पहनने पड़ते हैं। तो सोचो कि हमारे जो आर्मी है वो -70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, रहते हैं। कैसे रह पाते हैं, तो ट्रेनिंग करने के बाद उनमें एक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो उस कंडीशन पर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस किसमें होता है, सेम चीज बैक्टीरिया में भी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक पैसेज टाइप से दिया हुआ है, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछा है। तो देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, वहां पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मेनली असेक्सुअली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, मतलब एक्सुअली का मतलब क्या होता है, जिनमें सेक्स सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं और अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो कहलाते हैं आपका जो है असेक्सुअली जो है कहलाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो है करते हैं और वेरी फास्ट करते हैं। मतलब वंस एवरी 20 मिनट ड्यूरिंग द पॉपुलेशन, मतलब हर 20 मिनट के बाद ये अपना रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन इमर्जेस एंड द सम ऑफ दिस वेरिएशन आर हेरिटेबल, दैट इज दे पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो कि पहले जनरेशन से क्या होती है, दूसरे जनरेशन के बैक्टीरिया में जो है पहुंचती है। ड्यू टू दिस वी फाइंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन आवर इंटेस्टाइन, इसी कारण से हमको क्या मिलता है कि हमको पता चलता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, जबकि उनका ओरिजिन क्या होता है, एक ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें क्या होता है, वेरिएशंस का जो है एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वेरिएशन का ट्रांसफर जो है होता है। ड्यू टू दिस वी फाइंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन आवर इंटेस्टाइन, और हमारे इंटेस्टाइन में जो है इसी कारण से स्पेशल टाइप के डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया जो है हमको मिलते हैं। दिस इज हाउ दे इवॉल्व वेरी फास्ट, और यहाँ पर देखो किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। We often consume antibiotics that kill most of these bacteria, but some always remain on which of the antibiotics may have no effect. जब आप लोगों के पेट में दर्द होता है तो आप क्या करते हो, कुछ टेबलेट्स वगैरह लेते हो, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अच्छा, एक रीजन में इसी पैसेज के थ्रू आपको एक और चीज समझा देता हूँ कि जब आप कभी ज्यादा खाना खा लेते हो या कोई खट्टा चीज खा लेते हो तो उसके कारण से आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है, तो उसका रीजन है, देखो जब आप क्या करते हो, फूड जो है कंज्यूम करना की सोचते हो, कि जैसे अभी मैं आपको बोलूं इमली या पिकल्स या कोई खट्टी चीज का नाम लूं जैसे गुपचुप, तो बहुत लोगों के मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जब हमारा माइंड क्या करता है, चीजों को सुनता है, जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो तो आपका ब्रेन क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को एक मैसेज भेज देता है कि अब मेरे पास खाना आने वाला है।
तो जब ये मैसेज इंटेस्टाइन को पहुंचता है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड का प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। और कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड उसको मिला नहीं है लेकिन उसको मैसेज पहुंच गया कि फूड मिलने वाला है, ब्रेन ने ऐसा भेजा, तो वो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है, जिसके कारण से आपके पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और इसी को कम करने के लिए आप लोग क्या करते हो, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए आप जो है क्या बोलते हैं, टेबलेट्स लेते हो। तो वो टेबलेट्स क्या करता है, इन बैक्टीरियाज को, इन एसिड्स के अमाउंट को जो है कम करना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब आप टेबलेट खाते हो तो बहुत, जैसे मान लो 100 बैक्टीरिया है, तो 100 बैक्टीरिया में सिर्फ 80 to 85 बैक्टीरिया ही मरेंगे, बाकी जो 10-15 बैक्टीरिया जो बचते हैं वो बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन 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 बार बार ऐसा होता है, तो उनमें क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मतलब उनमें अब एक तरीके का रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, वो टेबलेट के असर को झेल सकते हैं। तो जैसे आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, जैसे लाइफ बॉय का, डेटॉल का, तो उसमें बोलता है कि नहीं, 100% बैक्टीरिया को मारने के लिए कभी नहीं बोलता कि ये 100% बैक्टीरिया को किल करता है, इट किल्स 99.9% बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं पता है, 1% को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये जो मतलब 0.1% को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 1.1% ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मरते नहीं हैं। आप डेटॉल लगा लो, लाइफबॉय लगा लो, क्योंकि उनमें अब क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया आ गए हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया होने के कारण वो जल्दी मरेंगे नहीं। तो यही चीज ये इस पैसेज में समझाने की कोशिश कर रहा है। This is simply because of variation present among the bacteria, bacterial types on which antibiotics have no effect। और जो आपने एंटीबायोटिक्स लिया, चाहे इनो लिया, चाहे आपने कुछ भी चीज यूज किया, वो क्या किया, उन बैक्टीरिया को मार नहीं पाया, क्योंकि उन बैक्टीरिया के पास इस सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी जो है आ गई है। अब आगे चलते हैं, देखो, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करने हैं। जैसे justify that natural selection is responsible for evolution among the bacterial population। बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में जो है नेचुरल सिलेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के प्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन नेचुरली ही अपने आप क्या करता है, बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को जो है कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहता है। और जहां पर ह्यूमन बींग्स का इन्वोल्यूशन नहीं होता उसके प्रोडक्शन को कम करने में या ज्यादा करने में, तो ऐसे सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। बी है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डस वेरिएशन अराइज इन बैक्टीरिया। तो जब रिप्रोडक्शन होते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्वालिटी का ट्रांसफर होते रहता है, तो उस समय बैक्टीरिया में क्या होती है, वेरिएशन जो है आ जाती है। पैसेज में मैंने बताया था कि किस तरीके से वेरिएशन जो है बैक्टीरिया में आता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तो इस तरीके से उनमें वेरिएशन जो है अराइज हो जाता है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो याद करो कि इवोल्यूशन में वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी स्पेसीज अगर वेरिएशन करेगा तभी वो इस नेचर में क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, और जिसमें वेरिएशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, आप देख लो ह्यूमन बींग्स को, जैसे ही ठंडी आती है अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे ही गर्मी आती है अपने आप को चेंज कर लेता है, बरसात आती है अपने आप को चेंज कर लेता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है होता है कि वेरिएशन जो होता है इवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। आगे देखते हैं, इवोल्यूशन कैन बी स्लो और वेरी फास्ट। इवोल्यूशन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ स्लो एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो जो बैक्टीरिया का जो इवोल्यूशन होता है वेरी फास्ट होता है, आप ह्यूमन बींग्स का बोल सकते हो या स्पेशीज का, मतलब डायनासोर जैसे स्पेशीज का उस समय की बात कर सकते हो कि इनका जो इवोल्यूशन है ये क्या हुआ था, बहुत स्लो हुआ था। अब उसके बाद आगे देखते हैं ई वाला क्वेश्चन को, डज अ बेटर अडेप्टेड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रीजन। हाँ, ये तो रीजन है कि अगर आपके पास एडेप्शन मतलब आपने अडेप्टेशन को अगर अच्छे से कर लिया तो अडेप्टेशन के कारण से क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर में जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। और जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आ जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जल्दी मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास अब अच्छी क्वालिटी के जो है स्पेसीज जो है आ चुके हैं, अच्छी क्वालिटी वाले रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया आ चुके हैं। तो किसी भी चीज का जो है अडेप्टेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के बढ़ाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अडेप्टेशन मतलब आपका फेवरेबल कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो देखो,
नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो किसके कारण से होता है, ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण होता है। नेचुरल सिलेक्शन में आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये तो डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर, व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस। डार्विन और वेलेस ने जो थ्योरी प्रोड्यूस की थी इवोल्यूशन के बेसिस पर, उससे हम लोग क्या जान सकते हैं, तो पहला है उससे हम लोग ये जान सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नई स्पेसीज बनती हैं या नए स्पेसीज होती हैं वो सबके सब पुरानी स्पेसीज से ही मिलकर बनी होती हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं दो तीन आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा, वही स्पेसीज इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है जिसका पॉपुलेशन या जिसमें वेरिएशन करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, अडेप्टेशन करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इस तरीके से होमोलॉजस, एनालॉजस और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मतलब इससे हम लोग सीख सकते हैं, आप उसको देख लेना। उसके बाद आगे देखो सिक्स नंबर, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया था वही सब चीजें, मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आप उसको देख लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड द एडेप्टेशन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका अडेप्टेशन और सिलेक्शन अगर सही है तो उसके कारण से आप पॉपुलेशन क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसीज की बढ़ा सकते हो, उनमें एंटी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डाल सकते हो ताकि वो रेजिस्टेंस कर सके, वो जल्दी मरेंगे नहीं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होंगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है अडेप्टेशन और सिलेक्शन के जो है क्या होते हैं, एडवांटेज जो है होते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड से वेदर इट इज वेदर इट रिप्रेजेंट होमोलॉजस और एनोलॉजस स्ट्रक्चर, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो होमोलॉजस क्या होता है, पार्ट्स एक होंगे, फंक्शन डिफरेंट होंगे। एनालॉजस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट बट कॉमन फंक्शन। तो यहाँ पर देखो ये जो लीफ ऑफ पीचर है, ट्रेंड्रिल ऑफ पी है, बैक्टीरियल ऑफ ये फ्लावर है, स्पिनस कैक्टस है, ये सबके काम अलग अलग होते हैं। जैसे ये जो लीफ है, ये इन सब एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि ये जो पीचर जो होता है ना, पीचर प्लांट जो अपना लीफ का यूज किसके लिए करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ये सब लीव्स हैं, लेकिन ये वाला जो है इसमें क्या काम करता है, ये अपने इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, मतलब अपने फूड को पकड़ने के लिए काम में आता है ये। फिर इसके बाद ये क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। फिर यहाँ पर देखो ये जो है कैक्टस, कैक्टस जो होता है अपने सेफ्टी के लिए होता है, ताकि इसमें से क्या हो सके, रेस्पिरेशन प्रोसेस कम हो सके। तो यहाँ पर लीफ तो एक है लेकिन इनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पार्ट्स तो एक ही होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, होमोलॉजस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉजस, क्योंकि सब तो लीफ ही हैं लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। अब उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट है 9, ऑब्जर्व द branched tree of evolution gives in the figure and the find out the closest relation of the humans। अब यहाँ पर देखो ये आपको कुछ इस तरीके का एक ब्रांच दिए, जैसे मैमल्स के पार्ट्स कौन होते हैं, प्लेप्टस होता है, काउ होता है, उसके बाद ह्यूमंस होते हैं, चिंपैंजी होता है, मंकी होता है, माउस होता है, रैट्स, हॉर्स, डॉग, ये सब है। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ह्यूमन से सबसे ज्यादा जो नजदीक जो है वो कौन है, तो आंसर है चिंपैंजीज। जो चिंपैंजीज होते हैं वो ह्यूमन जैसे दिखते भी हैं और उनके हिसाब से चलते भी हैं। उसके बाद देखो इनके पास ब्रेन भी होता है ह्यूमन जैसा, तो ये सबसे क्लोजेस्ट है। राइट द नेम्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म बाय ऑब्जर्विंग द फिगर दैट शो मैक्सिमम सिमिलरिटीज। तो इनमें दो ग्रुप के आपको ऐसे नाम बताने हैं जो कि क्या होते हैं, सेम क्वालिटीज जो है, मतलब मैक्सिमम इनमें सिमिलरिटीज होगी। एक तो हो गया ह्यूमन एंड चिंपैंजी, दूसरा हो गया माउस एंड रैट। इन दोनों में सेम क्वालिटी जो है होती है। और मैक्सिमम डिफरेंस किस में होगा, तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा डॉग्स और काउ में, और हॉर्स और ह्यूमंस में। इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो, और भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोन हियर। इससे आप क्या समझते हो, तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी नई चीजें प्रोड्यूस हुई हैं वो पुरानी चीजों से ही क्या हुई हैं, प्रोड्यूस हुई हैं, और इनमें पुराने वालों के जैसी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जो है आज भी जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग साइंस में देखेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ, वहां पर हम लोग जो है मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।